मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में सपा के पूर्व विधायक अंसार अहमद समेत 7 लोगों पर जल्द ही गैंगस्टर लगेगा। फाफामो के चर्चित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे के इन आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। गैंगस्टर लगने के साथ ही आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क और जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने ये कार्रवाई संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करने की रणनीति के तहत शुरू की है। पुलिस का कहना है कि मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद आरोपियों की संपत्तियों की जांच कर नियमानुसार जब्ती की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है, उनमें आदर्श कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूर्व विधायक अंसार अहमद, उनका बेटा मंजूर अहमद, भतीजा अलाउद्दीन के अलावा कोल्ड स्टोर का स्टाफ मो जाबिर अली उर्फ जावेद, मो उस्मान, मो इरफान और मो असलम उर्फ बाबा शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पहले से थाना फाफामो में बीएनएस और सीएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इन सभी आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। दरअसल 3 महीने पहले 23 मार्च को फाफामो थाना क्षेत्र के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी। हादसे के समय वहां कई मजदूर और कर्मचारी मौजूद थे। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। राहत और बचाव अभियान कई घंटों तक चला था और प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह को मंगलवार सुबह उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रवाना होने से पहले ही प्रशासन ने उनके अशोक नगर स्थित आवास के बाहर फोर्स तैनात कर दी। सांसद को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए जाने वाला था। इसी बीच अयोध्या में अजय राय को नजरबंद किए जाने की सूचना सामने आई है। इसके बाद प्रयागराज समेत अन्य जिलों में भी पुलिस सक्रिय हो गई। आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह 9 बजे लखनऊ से रवाना होकर 11 बजे अयोध्या पहुंचने वाला था। कार्यक्रम के तहत सभी नेता श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश और देश के जन कल्याण की कामना करने वाले थे। ये पूरे देश जाएंगे हम लोग। हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध तो है नहीं। रामलला का दर्शन करना स्वाभाविक, हम लोग के आराध्य देव हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, यही हम लोगों की। और इस देश का जो संविधान है वो एक आज़ादी देता है व्यक्ति को। अगर आज आप रामलला के दर्शन से मान लिया रोकते हैं तो कल आप कहेंगे रुद्राभिषेक भी सावन में मत करिए, परसों बड़े हनुमान जी अगर हम जाना चाहें, आज मंगल है, जाना चाहें आप वहाँ मत जाइए। तो ये तो हमारी निजता का, किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार की कुछ आदत बन गई है वो इस तरीके का कृत्य, जैसा कि आप लोगों को भी आशंका है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार को भय किस बात का, दर्शन करने से भय किस बात का। ये तो अब सर्वविदित हो गया। राम मंदिर वाला विषय, जो वहाँ चंदा चोरी वाला विषय या गड़बड़ी वाला विषय, ये पूरे देश नहीं विदेशों तक ये बात चली गई। तो इसमें तो गहनता के साथ जांच होनी चाहिए और एक ऐसी वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शंकराचार्य जी के उसमें वहाँ के धर्माचार्यों को उसमें रखकर उसका संचालन किया जाए। हमने तो मंदिर ऐसे ही देखा, या सरकार के अधीन देखा या धर्माचार्यों के जो है अधीन देखा। 2 तरह के मंदिरों की व्यवस्थाओं को हमने देखा। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप चले जाएं, सरकार की व्यवस्था है। माता वैष्णो देवी चले जाएं, वहाँ सरकार की व्यवस्था है। बाकी मंदिर में चले जाएं, बड़े हनुमान जी पे चले जाएं तो बागंबरी गद्दी के लोग जो भी रहते हैं वो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा ही वहाँ होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की भावना आहत हुई है, आघात पहुँचा है और अभी भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है। आप क्यों जाना चाह रहे थे? दर्शन करने पूरे डेलीगेशन को हाउस अरेस्ट कर रही है, लेकिन घर के बाहर आके पुलिस तैनात है। देखिए, कोई लिखित आदेश न हो तो हम कैसे माने। देखिए, पुलिस सड़क पर दे रही है, बगल में हमारे डीजी साहब रहते हैं, उनकी सुरक्षा में है, किसकी सुरक्षा में है। हमको जब तक लिखित आदेश न हो, जब तक किसी अधिकारी, कमिश्नर पुलिस से कोई वार्ता नहीं, कोई उन्होंने संज्ञान में नहीं, उनके किसी आला अधिकारियों से कोई वार्ता नहीं कि आप नहीं जा सकते,
क्यों नहीं जा सकते, इसका कारण भी तो बताना पड़ेगा। दर्शन करने से रोकने के लिए आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? भाई हमारा उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना है। हम लोग भी एक जिम्मेदार पद पर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग भी जो है कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं या ऐसा काम करने की कोई मंशा हम लोगों की नहीं है। हम लोगों की मंशा ये है कि भगवान का, भाई आप जब सबको आमंत्रित करते हो, सबको कहते हो कि आप राम जन्मभूमि आइए, अरे क्यों न जाए भाई। हमने तो कहा हमारे आराध्य देव हैं, हम तो जाएंगे, बारंबार जाएंगे उनका। लेकिन जो सरकार का कृत्य है कहीं न कहीं ये तानाशाही की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है कि आप किसी कीमत पर, आपके मन में कोई आशंका है, उस आशंका के बल पर आप कह रहे हो कि आप मत जाइए जो है, बिना लिखित आदेश के। अरे आप लिखित आदेश तो दोगे कि आप जाएंगे। आप हमारे जाने से अगर वहाँ कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो कारण भी तो मालूम हो कि भाई हमारे ऊपर कोई हम अपराधी है, कोई हमारे ऊपर मुकदमे है, कोई हमारा ऐसा कृत्य रहा हो कि हम जाएंगे वहाँ पर इस तरीके का कृत्य करेंगे। कोई LIA की रिपोर्ट हो, कोई IB की रिपोर्ट हो, हमारी तो कोई मंशा नहीं है। अब ये तो उनसे पूछिए, कमिश्नर पुलिस प्रयागराज बताएंगे क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन लिखित तौर पर वो हमको नहीं रोक रहे हैं। अयोध्या में प्रदेश अध्यक्ष जी को भी हाउस अरेस्ट करा गया है, जितनी भी डेलीगेशन थी उनको वहाँ पे रोक के ये तो मैं उचित नहीं मानता हूँ, इसकी तो मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। किसी को भी आप दर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं? और हमारी मंशा कुछ और नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ दर्शन करने की थी कि सब लोग जाएं, जितने सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, जो जाना चाहें वो जो है डेलीगेशन के सदस्य हैं, वो जाएं, दर्शन करें, लौट आएंगे। भैया एक बाबा बागेश्वर धाम पंडित जी शास्त्री ने एक बयान दिया है कि अगर मैं पर्ची खोल दूंगा तमाम जो है बेनकाब हो जाएंगे, जो दोषी है उनको अगर सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती तो कई मुश्किलें, खतरा बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या मानते हैं आप? तो खोल दें पर्ची, हम तो चाहते हैं पर्ची खुल जाए, लोगों को पता चल जाए। मेरा कहना है कि जो अब हमारे साथ साथ आम लोगों का ये मानना है कि जो लोगों पर FIR हुई है या जो लोग पकड़े गए हैं बिना ऊपरी संलिप्तता के, ये काम संभव नहीं था इतने बड़े पैमाने पर। मैं तो जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये 2 साल से ये लूट चल रही थी, ये उनकी जानकारी में थी। इसका पर्दाफाश आज हुआ है, लेकिन 2 साल से ये लूट चल रही थी और हजारों करोड़ रुपए का मामला है ये। तो इसकी उच्च स्तरीय, मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो लोग दोषी हों उनके ऊपर जो है समुचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए भावना को ठेस पहुंची है, ये कोई व्यक्ति का मामला नहीं, कोई सरकारी भ्रष्टाचार नहीं। मंदिर में एक आदमी आस्था के साथ अपनी भेंट को चढ़ाता है, अगर उसके साथ कहीं खिलवाड़ हो तो कहीं न कहीं एक आम हिंदू जनमानस आंदोलित है, उसका मन उद्वेलित है, और कहीं न कहीं उसके मन की भावना को ठेस पहुंचाने का काम वहाँ के लोगों ने, जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है, उन लोगों ने भावना को ठेस पहुंचाई है। SIT की जांच से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूँगा कि प्रयागराज में भी कमीशन बना था, संगम पर भगदड़ हुई, मेले जो कुंभ हुआ उस दौरान, क्या किसी ने उस रिपोर्ट को देखा? आज तक वो रिपोर्ट पता नहीं चली। आप कमीशन तो बना देते हो, आप SIT तो बना देते हो, उसकी जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं करते, तो पता ही नहीं चलता कि इन रिपोर्टों में क्या दबा हुआ है। अच्छा, घटना आज की है, रिपोर्ट 5 साल बाद आती है, 5 साल बाद आदमी भूल जाता है, वो चर्चा नहीं। मैं तो प्रयागराज का रहने वाला, आप सब लोग वहीं के हैं, आप बता दीजिए कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई, कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है? हम लोगों को तो नहीं दिखाई दी, हम लोगों से तो नहीं पूछा गया, हम लोगों से तो कोई वार्ता नहीं हुई। और इसी तरह जिस तरीके से अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसमें भी एक कमीशन बना, उसकी भी रिपोर्ट पता नहीं चल रही है। अरे इतने लोग मर जाते हैं, इतने हादसे हो जाते हैं, कमीशनें बनती हैं, रिपोर्टों का पता नहीं चलता है। और जब मैं कहूँगा कि पब्लिक मेमोरी से वो बात ख़त्म हो जाती है, तब वो रिपोर्ट के पन्ने कुछ इधर उधर दिखाई पड़ते हैं। तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ये लीपा पोती वाली SIT है, सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये जानना चाहिए कि पैसा गया कहाँ तक, इस पैसे के तार कहाँ कहाँ तक हैं। ये ड्राइवर की हैसियत है कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा घोटाला करेगा, ये सामान्य आदमी को पच नहीं रहा है। सामान्य आदमी को ये सही नहीं लग रहा है जो सरकार कर रही है।
सरकार को दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अयोध्या निकलेंगे अभी आप? बिल्कुल निकलेंगे, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं होगा बिल्कुल निकलेंगे। कोई रोक है क्या? अगर रोक है तो आदेश बताएं ना। आदेश के बिना जो है 4 पुलिस वाले खड़े करके आप पता नहीं किसके लिए खड़े किए हैं। कोई लिखित आदेश नहीं, किसी अधिकारी ने हमसे संपर्क नहीं किया, किसी से हमारी कोई वार्ता नहीं। अब इंस्पेक्टर घूमते रहें तो अब उसके लिए हम तो वो जिम्मेदार नहीं है, वो सरकार समझे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को हम लोगों को जाने देना चाहिए, दर्शन का लाभ हम लोगों को भी मिले। हम लोग भी आकांक्षी हैं और निश्चित तौर से अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं है तो वो हम लोगों को जाने देगी। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है, अगर बड़ी मछलियों को अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसा बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है और इस पाप का दंड भी मिलेगा। हो सकता है हम आप उसको समझ न पाएँ, देख न पाएँ, लेकिन दंड जरूर मिलेगा। जिन्होंने भगवान राम के मंदिर में इस तरीके की लूट की है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा और सरकार से भी आग्रह कहूँगा कि सब लोगों को अगर हाउस अरेस्ट किया है तो उनको छोड़ें और जाने दें। और सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, कोई ऐसा कृत्य करने की किसी की कोई मंशा नहीं है। सबकी मंशा भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा है, उस अभिलाषा से रोकने का काम न करें। सोना और चांदी के दाम भी तेजी से नीचे आया है। बता दें, ग्लोबल दबाव के बीच शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी मार्केट तक में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब सोने का दाम 1,44,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,30,000 प्रति किलो है। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की वजह फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका मानी जा रही है। तो वही इसका असर आप संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिला है, जहां सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वही जनता टीवी ने जब इस मामले पर ज्वेलरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से बात की तो उनका कहना था कि पीएम की अपील और ग्लोबल मार्केट डाउन होने के कारण लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, और दूसरी तरफ सन्नाटे का कारण ये है कि कोई हिंदुओं का त्योहार लग्न नहीं है और मोहर्रम चल रहा है, मुस्लिम भी खरीदारी नहीं कर रहे, जिसके कारण बाजार में सन्नाटा है। फिलहाल उन्होंने आगे भी सोने चांदी के दाम में गिरावट आने की उम्मीद भी जताई है। सोना चांदी के दाम गिरने के पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शेयर मार्केट के ऊपर है। शेयर मार्केट डाउन है तो सोना चांदी भी डाउन है, और आगे अनुमान है कि और नीचे आना चाहिए। और सन्नाटे का रीज़न सिर्फ मुहर्रम ही है। मुहर्रम की वजह से हमारा मुस्लिम परिवार, हमारा मुस्लिम समुदाय मार्केट में परचेजिंग नहीं करने आ रहा, इसकी वजह बहुत सन्नाटा है ये। आगे अनुमान है कि सोने का भाव नीचे गिरेगा। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं अपने माननीय के आगे कि कुछ ऐसा रचना रचें कि सोने और चांदी के भाव गिरें, ताकि बाजार में रौनक फिर से आए। अनुमान ये लगाया जाता है कि सोना 1,10,000 रुपये तक आना चाहिए और चांदी 2 लाख रुपये तक टच करनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं और पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के आह्वान पर अंबेडकर चौराहा पर अधिवक्ता एकत्रित हुए और अपनी मांगों को रखा। बता दें, यहां पर चैम्बर अलॉटमेंट निःशुल्क एवं सिक्योरिटी रहित करें की मांग थी और जूनियर अधिवक्ताओं के अधिकारों का खनन जैसे नारे लगाते अधिवक्ता दिखे। साथ ही उनका क्या कुछ कहना था, लिए दिखाते हैं। इन मांगों को लेकर आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं? ये आज यहाँ पे जो धरना चल रहा है अधिवक्ताओं के नए नवनिर्मित चेंबर आवंटन शुल्क को लेके हो रहा है। अधिवक्ता समाज लगातार इस बात पे जोर दे रहा है कि उनसे जो है आवंटन शुल्क ना लिया जाए, बिल्डिंग के रख रखाव का शुल्क जो है उनसे ना लिया जाए, और जो एक मनमाना नियमावली आई है उसका अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है। अधिवक्ता समाज ने बार एसोसिएशन को जो आम सभा बुलाने के लिए 500 लोगों का हस्ताक्षर करा के दिया है अपना प्रस्ताव, आज तक उस पर मीटिंग ना होने के कारण आज अधिवक्ता समाज पुनः यहाँ पे इकट्ठा होकर जो अनवरत आंदोलन धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे फिर इकट्ठा हुए। हरबंश सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। इन मामलों को लेकर आप यहाँ धरना दे रहे हैं? हम लोग
सिक्योरिटी मनी और रेंट के बारे में चैम्बर आवंटन में जो रेंट लिया जा रहा है और सिक्योरिटी मनी अत्यधिक लगाई जा रही है। मैं दो शब्द आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ। लखनऊ हाईकोर्ट यहाँ की बेंच है, वहाँ 25,000 रुपए लेकर अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट किए गए हैं और उनसे कोई रेंट नहीं चार्ज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर वही हाईकोर्ट का मुखिया यहाँ मनमाने तौर पे 25,000, 50,000, 75,000 जो भी है, भिन्न भिन्न राशियों से लेकर सिक्योरिटी मनी चार्ज की जाती है और रेंट भी चार्ज किया जाता है। एक हाईकोर्ट में दो व्यवस्थाएं नहीं चलेगी, जिस बात का विरोध हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में 4,000 रुपए लेकर आवंटन हुआ। आखिर ये यहाँ क्या दे रहे हैं? जो विशेष है वही बिजली, वही पानी, वही व्यवस्था लखनऊ में है, वहाँ इतनी सस्ती हो, महानगर है, ये उससे छोटा महानगर, ये व्यवस्थाएं क्यों महंगी है? इसका मतलब यह है कि अधिवक्ताओं से वसूली का कार्यक्रम धन लाभ के लिए सब किया जा रहा है। हम लोग विरोध करते रहेंगे। असाधारण आम सभा बुलाने के लिए हम लोगों ने 500 लोगों को, अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर करवा के माननीय अध्यक्ष महोदय को 2 तारीख को दे दिए। 5 तारीख को हम लोगों ने अनुस्मरण पत्र दिया कि आप शीघ्र मीटिंग बुलाइए। 17 तारीख को हम लोगों ने एल्डर कमेटी के यहाँ प्रस्ताव के लिए रखा कि आप लोग अगर नहीं करते हैं तो धारा 32A के प्रावधान के तहत, यहाँ हाईकोर्ट नियमावली में प्रावधान है कि धारा 32A के तहत मैटर एल्डर कमेटी को चला जाना चाहिए, इनको प्रेषित किया जाना चाहिए। उस पर भी नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर ऐसी पोजीशन में हमारे पास कोई विकल्प नहीं, सिर्फ हम लोग आंदोलन रत के सिवा और आंदोलन रत रहेंगे। और हरबंस भैया और सभी अधिवक्ता साथियों का, आप लोगों को सबका आभार व्यक्त करते हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह यादव, पूर्व उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। संगम नगरी प्रयागराज में 40 डिग्री तापमान होने के बावजूद TGTP GT 2026 के प्रतियोगी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर TGTP GT 2026 के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनकी मांग है कि पुराने नियमावली के तहत नए विज्ञापन जारी किया जाए। उनका कहना कि अगर अब नए कोर्स करते हैं बीएड के साथ तो उसमें हमारी आयु निकल जाएगी और उनका चयन नहीं हो पाएगा। किन विषयों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? विषय हम लोगों का बहुत साफ है। हम लोगों की लड़ाई है कि सरकार ने भी एक भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है और उसको बनाने में 3.5 वर्ष लग गए। हम लोगों की सरकार से ये अपील है, मांग है कि जो विज्ञापन आ रहा है लगभग 20,000 TGT PGT अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती होती है, 105 वर्षों से जो सनातन से चली आ रही नियमावली है, उसी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। क्योंकि ये सरकार सनातनी है और हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार सनातन को खंडित न करे और सनातन को मानती चली आए और पुरानी नियमावली से जो है विज्ञापन जारी करे। क्योंकि जितने यहाँ लोग आए सभी सनातन को मानने वाले लोग हैं। उसी सनातन की परंपरा से जो डिग्रियां थी इन लोगों ने हासिल की है, इनको जो है नए विज्ञापन से वंचित न किया जाए, इन्हें समान अवसर दिया जाए और कोई भी अभ्यर्थी जो है अवसर से वंचित न हो और सनातन की जो 105 वर्षों की जो डिग्रियां मानी जा रही है उसे स्वीकार कर दी जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या आगे? देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार हमारी मांगों को माने। हम लोगों ने 6 दरवाजे तोड़ दिए हैं, सिर्फ 1 दरवाजा बाकी है और वो अंतिम दरवाजा तोड़ने के लिए हम तीसरे आंदोलन के तीसरे राउंड में आए हैं। अब मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों की बात मानेगी और बहुत जल्द पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने की घोषणा करेगी। अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।